हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला जो न्यूज है वो आपको इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज के बारे में है। तो इसको जो है डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को संयुक्त रूप से दिया गया है उनके खोज के लिए स्टडी ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी। मतलब जो भी संस्थान होते हैं वो किस प्रकार किसी देश की इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं और उनका निर्माण कैसे होता है। इस टॉपिक पे रिसर्च के लिए जो है इकोनॉमिक्स का 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये आपको दिया गया है डेरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है। इनकी जो खोज है उन्होंने इसमें डिमोस्ट्रेट किया है इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटिकल इंस्टीट्यूशन फॉर ए कंट्री प्रोस्पेरिटी। किसी देश के विकास के लिए सोसाइटिकल इंस्टीट्यूशन की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके बारे में उन्होंने प्रयोग किया है और उसको बताया है कि कितना महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि डेमोक्रेसी जो है वो आपको वेरियस कॉलोनी में डेवलप हुई और उसके बाद उसका रिवोल्यूशन हुआ। उसके बाद ये आपको प्रॉमिस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात किया गया है इसमें। तो ये नोबेल प्राइज इन पीस के इकोनॉमिक्स के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। तो क्यों है ये न्यूज में? तो हाल ही में सरकार के द्वारा यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा दो स्कीम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है PMER, PMECRC और महा-ईवी इनिशिएटिव। तो दोनों क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो है PMECRG, उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रांट। प्राइम मिनिस्टर अर्ली कैरियर रिसर्च ग्रांट। इसका जो मेन उद्देश्य है भारत को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लीडर बनाना। तो कैसे बनाएंगे हम लीडर? फ्लेक्सिबल बजट प्रोवाइड करा के। क्यों बजट प्रोवाइड कराएंगे? ताकि हम रिसर्च और डेवलपमेंट को फंड प्रोवाइड करा सकें और रिसर्च के क्षेत्र में कैरियर के लिए लोगों जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोत्साहित कर सकें, उनको लाया जाए ताकि वो हमारे इन साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च करें। उनको ग्रांट दिया जाए, मोटिवेट किया जाए और सारी फैसिलिटी दी जाए ताकि हमारे देश का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर जो है वो ग्रो करे। इसका जो उद्देश्य महत्व है वो आपको हाई क्वालिटी इनोवेटिव रिसर्च को बढ़ावा देना है। ये आपको क्या करेगा? तो रिसर्चर जो होते हैं उनको इनेबल करेगा कि वो अपने नॉलेज के बाउंड्री को क्रॉस करें और उसके बियॉन्ड जाके वो रिसर्च करें। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को उनके द्वारा इन्हांस करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल यानी कि महा-2 इनिशिएटिव। तो इसका जो दूसरा इनिशिएटिव है जिसका नाम है मिशन फॉर इन एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो इसका जो उद्देश्य है उसका मुख्य जो फोकस है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक ईवी के क्षेत्र में जो भी तकनीक हैं उनमें उनके जो की फैक्टर्स हैं जैसे बैटरी का आविष्कार करना, चार्जिंग फैसिलिटी की व्यवस्था करना। तो उनके क्षेत्र में इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव रिसर्च को बढ़ावा देना ताकि हम इंपोर्ट पे जो हमारी डिपेंडेंसी है यानी कि हम जो भी तकनीक अभी बाहर से मंगा रहे हैं उनको कम किया जा सके और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। और इसको हम आत्मनिर्भर भारत अभियान से भी जोड़ सकते हैं। तो ये भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा मान सकते हैं इसको, महा-ईवी के अभियान को। इसके बाद इसका जो मुख्य कंसर्न है वो तीन क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल वर्टिकल में है। पहला है आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी, उसके बाद बैटरी सेल का निर्माण, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, ड्राइव्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में।
तो उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, इसके संदर्भ में मिशन मोड में इस पे काम किया जाएगा। इसका इन्हांस करेगा डोमेस्टिक कैपेबिलिटी और डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ इसेंशियल कंपोनेंट्स को डिजाइन करने में इससे काफ़ी सहूलियत होगी। इसके महत्व की बात की जाए तो ये आपको इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट डेवलपमेंट में एक ग्लोबल हब के रूप में क्रिएट करेगा, और भारत जो है अन्य देशों को जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्ट्स जो है कंपोनेंट्स जो है वो एक्सपोर्ट कर सकेगा। तो इसके लिए ये महा ईवी को इनिशिएट किया गया है। इसके बाद दूसरा जो सिग्निफिकेंस है, एक्सेलरेट किया जाएगा शिफ्ट टुवर्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, और जो आपको ग्रीनर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर को बढ़ावा देगा। तो हम जैसे जैसे अभी जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं, उनको जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपोनेंट्स का डेवलपमेंट होगा, वो सस्ते होते जाएंगे, कन्वीनियंस होते जाएंगे, सभी जगह उपलब्ध होते जाएंगे, तो हम अपना जो कार्बन इमिशन है यानी कि जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल और डीजल पे, उस पे धीरे धीरे कम करते जाएंगे, ताकि हम ग्रीनर फ्यूचर, सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ अपना कदम बढ़ा सके। इसके बाद हम बात करते हैं ANRF यानी कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। तो ये आपको ANRF एक्ट 2023 के तहत इसको बनाया गया था, और ये आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अधीन काम करता है। एक्चुअली साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड इसके पहले था, जो कि ANRF एक्ट के पारित होने के बाद इसमें मर्ज हो गया, इसमें मर्ज कर दिया गया था साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को। इसका जो उद्देश्य है, ये 3 मुख्य बिंदुओं पे काम करता है। सबसे पहले तो आपको सीड, फिर ग्रो, फिर प्रमोट। सीड का मतलब होता है कि कोई इनोवेटिव आइडिया है तो उसको पहले हम फंड देंगे ताकि उस आइडिया को एक्सपेंड किया जा सके। उसके बाद उसमें कितना पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए हम उसको ग्रोथ करेंगे, यानी कि टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे उस इनिशिएटिव को, और फिर उसको हम प्रमोट करेंगे ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत बनाया जा सके, फोस्टर कल्चर डेवलप किया जा सके, रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू आउट इंडिया यूनिवर्सिटी, जो भी हमारे देश के यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज हैं, उन सभी में जो कल्चर है रिसर्च का उसको इनोवेट किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। ये मेन उद्देश्य है। ये अपेक्स बॉडी है टू प्रमोट हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ साइंस साइंटिफिक रिसर्च। तो ये उच्च बॉडी है जिसका मुख्य काम यही है कि वो रणनीतिक तौर पे साइंटिफिक रिसर्च को कैसे बढ़ाया जाए, इसके संदर्भ में अपनी रिकमेंडेशन देता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अधीन होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कोलंबिया के बारे में। तो न्यूज ये है कि भारत ने कोलंबिया के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन किया है। ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट साइन किया है, याद रखिएगा, भारत ने कोलंबिया के साथ किया है। कोलंबिया की अगर बात की जाए तो कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, और इसके लैंड बाउंड्री की बात की जाए तो पेरू और ब्राज़ील जो है आपको ईस्ट में है, फिर पनामा नॉर्थ में है, पनामा आपको नॉर्थ में है, ये नॉर्थ हो गया। फिर आपको हो जाएगा पेरू और इक्वाडोर जो है साउथ में है, पेरू और इक्वाडोर जो है वो साउथ में है। मैरीटाइम बाउंड्री की बात की जाए तो कैरिबियन सी, पैसिफिक ओशियन, ये आपको साउथ अमेरिका का गेटवे भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये आपको नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट जो होता है साउथ अमेरिका का, वहाँ से साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। OECD में को ज्वाइन करने के लिए 2020 में कोलंबिया ने सहमति दी थी। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो इसका हाईएस्ट पॉइंट है पिका क्रिस्टोबल कोलर, क्लाइमेट ट्रॉपिकल अलोंग कोस्ट और ईस्टर्न प्लाट्स है। मेजर रिवर की बात की जाए तो मेगडालेना, अमेजन और ओरिनियो मेजर रिवर है। नेचुरल रिसोर्स में पेट्रोलियम,
नेचुरल गैस, कोल इत्यादि पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन के बारे में। तो क्या है, तो हाल ही में पावर मिनिस्ट्री यानी कि पावर मिनिस्ट्री के मंत्रालय के द्वारा नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन को जारी किया गया है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन जो है वो आपको डेवलप किया गया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत गठित है। यानी कि CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है वो एक आपको वैधानिक संस्था है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा निर्मित है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत ये निर्मित है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? बेसिकली ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है वो लिंक करता है, किसको लिंक करता है? तो एक हो गया बिजली जो है वो प्रोड्यूस होता है, और एक जो है हम बिजली कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ बिजली प्रोड्यूस होता है, उसके बाद से जो बिजली यहाँ से लेके आया जाता है हमारे घरों में, तो उस प्रोसेस को ट्रांसमिशन कहा जाता है। ठीक है, तो बिटवीन सोर्स ऑफ जनरेशन यानी कि जो बिजली जहाँ उत्पादित होती है, सोर्स ऑफ जनरेशन, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ये लिंक करता है, जो कनेक्टेड होता है लोड अल्टीमेट कंज्यूमर के रूप में। ठीक है, उसके अगर हम नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान ट्रांसमिशन के की हाइलाइट्स की बात करें, तो इसका उद्देश्य है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करना, जो कि 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, और 2032 तक इसको 600 गीगावाट तक इंस्टॉल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका जो मेन उद्देश्य है, पीक डिमांड, जो कि अनुमान है कि जो 2032 तक भारत का जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो 458 गीगावाट्स तक पहुंच सकता है। और इसको पूरा करने के लिए हमने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क, जो हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क है, उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। वर्तमान में 4.8 लाख की सर्कुलर किलोमीटर हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क है, जो 2024 में अभी तक है, और इसको 2032 में 6.48 लाख किलोमीटर करने की आवश्यकता है। तो ये लक्ष्य रखा गया है कि 2032 तक 6.48 लाख CKM करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके द्वारा इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी को भी एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, जो इसमें प्लान किया गया है कि 168 यानी कि 168 गीगावाट जो है 2032 तक, वर्तमान में जो कि 119 गीगावाट है, उसको 2032 तक 168 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेट इनोवेटिव एलिमेंट्स की। तो ट्रांसमिशन सेक्टर में इंटीग्रेशन के लिए 10 मेगावाट ऑफशोर विंड फार्म को डेवलप किया जाएगा। फिर 47 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज को सिस्टम को बनाया जाएगा। 30 गीगावाट जो है आपको पंप स्टोरेज प्लांट्स को डेवलप किया जाएगा। एम्स टू एड्रेस पावर नीड्स, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनियम मैन्युफैक्चरिंग हब्स को क्रिएट करने का प्लान है। कवर क्रॉस बॉर्डर इन कनेक्शन, जैसे हमारे देश हमारे जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, उनके द्वारा कई सारे पड़ोसी राज्यों देशों में भी अपने प्लांट्स एस्टेब्लिश किए गए, जैसे नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और सऊदी अरबिया। तो उनसे भी हम इंटरकनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के बारे में। तो इसका जो गठन है, ये आपको पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के तहत इसका गठन हुआ था, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत। इसमें अगर मेंबर्स की बात की जाए तो CEA में 14 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, जो कि चेयरमैन सहित होते हैं, और उसमें आपको
8 से ज़्यादा मेंबर फुल टाइम नहीं हो सकते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसका जो मुख्य कार्य है, केंद्र सरकार को एडवाइस देना, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी पर, टेक्निकल स्टैंडर्ड पर एडवाइस देना, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक प्लांट्स कैसे किया जाए, इलेक्ट्रिक लाइंस और ग्रिड कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे सरकार को दिशा निर्देश देना, ये इसका मुख्य काम है। इसके बाद हम बात करते हैं मून यूरोपा के बारे में। तो खबर ये है कि 14 अक्टूबर 2024 को स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट्स के द्वारा केनली स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से यूरोपा क्लिपर, जो कि नासा का मिशन है, उसको लॉन्च किया गया है। और ये आपको जुपिटर्स मिशन है, याद रखिएगा, जुपिटर्स मिशन है। और ये आपको स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट, जो कि आपको पता होना चाहिए कि एलन मस्क की कंपनी है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आपको 2030 तक जो है पहुंच जाएगा मून पे, यानी कि जुपिटर्स के मून पे 2030 तक पहुंचने की संभावना है। यूरोपा क्लिपर जो है वो आपको नियरली 50 फ्लाई बाई करेगा यूरोपा का, और प्रोवाइड करेगा वैल्यूबल डाटा, मून्स, आइस शेल, ओशियन जियोलॉजी। तो उस पे जीवन की परिस्थितियां उपलब्ध हैं कि नहीं, उसके लिए वो 50 बार उस एरिया को जो है फ्लाई पास करेगा और उससे डाटा इकट्ठा करेगा, और उसको एनालाइज करके हम ये देखेंगे कि वहाँ फ्यूचर मिशन जो है उस पे हम जीवन उपलब्ध है या नहीं है, जीवन की परिस्थितियां हैं या नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया फार्माकोपिया कमीशन के बारे में। तो भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ये बताया गया है कि 11 देशों ने भारत के इंडियन फार्माकोपिया को अपने स्टैंडर्ड के अनुसार माना है और उसको मान्यता दी है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है वो आपको प्रिस्क्राइब करता है स्टैंडर्ड, किसके लिए, तो प्योरिटी के लिए, आइडेंटिटी के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग्स की जो दवाइयाँ होती हैं उनका क्या मानक होना चाहिए, उनमें कितनी शुद्धता होनी चाहिए, उसको कैसे मजबूत किया जा सके, रिक्वायरमेंट जो बेसिक है वो क्या होनी चाहिए, तो उसको ये प्रिस्क्राइब करता है, पब्लिश करता है और अपडेट करता है। ये आपको एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर के अधीन काम करता है। ये आपको सेट स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग कंट्री, देश में जो भी दवा निर्मित होती है उसके लिए एक स्टैंडर्ड मानक तय करता है। इसका जो मुख्य काम है, रिस्पॉन्सिबल है रेगुलरली रिवीजन और पब्लिशिंग आईपी और नेशनल फॉर्मुलेटरी ऑफ इंडिया, प्रोवाइड करता है रेफरेंस सब्सटेंसेज जो कि फिंगरप्रिंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आर्टिकल अंडर टेस्ट के तहत इसको ये आपको रेफरेंस प्रोवाइड करता है सब्सटेंस को। ठीक है। डिप्थीरिया के बारे में अगली खबर है। तो डिप्थीरिया के बारे में खबर ये है कि राजस्थान में डीग एरिया में, डीग जगह पे जो है डिप्थीरिया के केसेज में बढ़ोतरी हुई है, उसलिए WHO के जो टीम है वहाँ पे पहुँची है उसको जांचने के लिए। डिप्थीरिया की बात की जाए तो ये आपको कंटेजियस डिजीज है जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसका नाम है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, खासकर बच्चों को, जो कि नवजात बच्चे होते हैं, जो कि 16 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। अगर कोई बच्चा इन्फेक्टेड है या कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसके सांस के द्वारा, अदर किसी पर्सन में कफ के द्वारा, छींक से भी है, ये आपको इस डिप्थीरिया जो है वो फैलता है। इसका जो उपाय है बचने का, वैक्सीन गिवन इन कॉम्बिनेशन विद द टेटनस और पर्ट्यूसिस, हेपेटाइटिस बी और इनेक्टिव पोलियो, ये सब का जो है वैक्सीन जो है दिया जाता है ताकि इससे बचा जा सके। ये आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत भारत में कवर किया गया है। और डिप्थीरिया जो है, टेटनस, पर्ट्यूसिस जो है वो आपको इसमें
कवर किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा ई माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत से जो भी व्यक्ति बाहर विदेशों में कमाने जाते हैं, जिस प्रकार के वो रोजगार करते हैं, तो उनका एक डाटाबेस बनाना कि उनको अगर जाना है तो वो इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड करें। सरकार उनको सारी सुविधाएं देंगी, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन देंगी कि वहाँ जा रहे हैं तो वो कहाँ, जहाँ भी जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र जिस फील्ड में या जिस कंपनी के पास काम करना चाहते हैं, उसका क्या डाटाबेस है, उसका रेपुटेशन क्या है, कहीं वो फर्जी तो नहीं है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको मैनेज होगा माइग्रेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स जो कि विदेश में रोजगार चाहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आपको माइग्रेट वर्कर्स को सर्विस देना, इंफॉर्मेशन एक्सेस, डॉक्यूमेंट्री, हेल्पलाइन सपोर्ट देना। 24/7 मल्टी लैंग्वेज हेल्पलाइन इस पे चालू किया जाएगा, जो कि डिजी लॉकर से एक्सेस होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी व्यक्ति जाएगा उसकी आइडेंटिटी को पहचान करना आसान हो जाएगा और पेपरलेस प्रोसेस हो जाएगा, तो इमिग्रेशन जो है वो जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा फॉरेन एम्प्लॉयर, रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट और इंश्योरेंस कंपनी भी इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड करेगी, ताकि जो भी प्रोमोट और सेफ माइग्रेशन है उसको बढ़ावा दे सके। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को भारत से जो है वो लेबर की आवश्यकता है या जॉब देने के लिए किसी की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है उनके पास, तो वो ई माइग्रेट पोर्टल पे जाके रजिस्टर्ड करेंगे कि हमको 100 व्यक्तियों की ज़रूरत है। तो सरकार पहले उनको वेरीफाई करेगी, उनका जो रेपुटेशन है उसको वेरीफाई करेगी। फिर जो भी भारत से रजिस्टर्ड होंगे उनको जो है सूचना दी जाएगी कि अगर उनका प्रोफाइल मैच करेगा तो फिर उनको सूचना दी जाएगी कि आप अगर इसमें इच्छुक हैं अप्लाई करने के लिए तो आप जा सकते हैं। तो एक मल्टी, उसके अलावा रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, बहुत सारी एजेंसी हैं जो फॉरेन में लोगों को जॉब दिलवाती हैं, तो उनको भी इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया जाएगा ताकि उनका भी वेरिफिकेशन और डाटाबेस क्रिएट किया जा सके। ठीक हो, तो ये ई माइग्रेट पोर्टल के बारे में था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्टर और लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो है वो आपको लॉन्च किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 के बारे में। तो भारत मंडपम में आज 15 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का भी उद्घाटन किया गया है, जो कि 8वां संस्करण है। भारत में फर्स्ट टाइम यानी कि ITU WTSA यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 जो है, जो आयोजित किया जा रहा है, वो भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है और ये एशिया पैसिफिक रीजन में भी पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो थीम है 2024 का, उसका थीम है द फ्यूचर इज नाउ, और ये आपको यानी कि WTSA यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड असेंबली जो है वो प्रत्येक 4 साल में आयोजित की जाती है। तो ये भारत में 2024 में आयोजित हो रहा है और ये पहली बार आयोजित हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। पहला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है, हाल ही में खबरों में रहा म्यूरिन टाइफस किस एजेंट के कारण होता है। तो ये आपको याद रखिएगा कि म्यूरिन टाइफस जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है। केरल के एक व्यक्ति में म्यूरिन आइनफ जो है टाइफस जो है वो आपको पिस्सू जनित बैक्टीरिया रिकेट्सिया टाइफी के कारण पाया गया है, संक्रमित पाया गया है उनको, और ये आपको पिस्सू के काटने से मनुष्यों में फैलता है। चूहों जैसे कृंतकों में पाए जाते हैं पिस्सू। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का क्या नाम है। तो इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन, भारतीय संविधान महिमा अभियान, जिसको संविधान गौरव अभियान भी कहा जाता है।
तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा 26 नवंबर 2000 को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संविधान गौरव दिवस की घोषणा की है। यह अभियान देश भर के हर गांव में चलाया जाएगा। इसका लक्ष्य संविधान, इसके महत्व, विधानसभा की बहसों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो ये 26 नवंबर को स्टार्ट होगा और संविधान गौरव दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, यह पहला उद्देश्य, इस पहल का उद्देश्य है कि सरकार ने किस तरह संविधान को मजबूत किया इसके बारे में लोगों को बताना। इसका जो प्रबंधन है वो आपको केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपको जिनेवा में आयोजित की गई है। जिनेवा में आयोजित की गई है। हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा में भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व जो है हमारे वर्तमान जो स्पीकर है ओम बिरला के द्वारा किया जा रहा है। और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें शासी परिषद की बैठक में भाग लिया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय वाली संस्था है। सभा के दौरान उन्होंने अन्य संसदों से मुलाकात की। छोटे देशों की 180 सदस्य संसदें इसमें शामिल हुई हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, उसमें कहा जा रहा है कि अनाथ दवाओं का उपयोग किस तरह की बीमारियों के लिए, इलाज के लिए किया जाता है? ऑर्फन ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट विच काइंड ऑफ डिजीज? फर्स्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेयर डिजीज, यानी कि दुर्लभ रोग। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए अनाथ दवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके बाद हम बात करते हैं, जाति आधारित जनगणना कराने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? जाति आधारित जनगणना, तो ये आपको तेलंगाना के द्वारा कराया गया है। जाति आधारित गणना, तेलंगाना सरकार ने सभी समुदायों के बीच संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। इससे आंध्र प्रदेश और बिहार, इसके पहले आंध्र प्रदेश और बिहार के द्वारा जाति सर्वेक्षण कराया गया है। आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद तेलंगाना जो है जाति आधारित गणना करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य है ओबीसी, एससी, एसटी, कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सुधार के लिए अवसर योजनाओं की बनाना और उन्हें लागू करना। यह राज्य में इन समुदायों के लिए रोजगार और राजनीतिक अवसरों को बढ़ाने के बारे में ध्यान केंद्रित करेगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।